और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्तबा जैदी साहब जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी जुड़ गई हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर करूरी सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। और राजन कोचर जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले मुश्तबा जैदी साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी। अब देखिए, ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ खड़े होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ईरान जंग पर कोई फैसला लेने को लेकर। तो ऐसे में आपको लगता है क्या ट्रंप उस तरीके से अब आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि वो सोच रहे हैं, जैसे कि बयानबाजी यहां पर दे रहे हैं और धमकियों पे धमकियां उनकी तरफ से सामने आ रही हैं? जी, वो धमकी खुद एक बात की अलामत है कि वो खुद एक क्वागमार में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। और हर घड़ी हर घंटा जो है वो अपने जैसा कि बयानात बदलते हैं। इस बात की दलील है कि जो वो चाह रहे हैं या उनकी जो एक बड़ी जो डीप स्टेट है जो चाह रहा है उनके मुताबिक जो है प्लान ईरान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें ना जो कैलकुलेशन जो एक 1980s या 1990s या 2000 में भी जो एक यूनिलैटरल अमेरिकी एक पावर हुआ करता था वो जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी का एक रीजन है कि वो बहानेबाजी दे रहे हैं, रेड लाइन पे रेड लाइन दे रहे हैं। पिछले 20-22 दिन में कई रेड लाइंस उन्होंने खुद अपनी रेड लाइन क्रॉस कर ली है। तो इसमें ये खुद एक जो है जो जैसा कि वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में आया कि ईरान जो है एक एज पे है, एक जो है ज्यादा एडवांटेज ले रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस जो गैदरिंग उनको रशिया और चाइना ईरान को मदद कर रहा है उसमें। और उनकी जो लेटेस्ट लोकेशंस है उसमें ईरान जो है आगे सबकत लिया हुआ है, आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए वो किसी भी तरह से जो है मिलिट्री हमले नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस में खुद जैसा आप अभी कहा कि रिपब्लिकन भी जो है साथ दे रहे हैं, इस बात की दलील है कि खुद अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस है। वहां पे जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब वहां पे समर का महीना है तो ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, तो उसमें गैस प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। और खाली 40 रोजा जंग के अंदर ये हुआ है कि सालाना हर जो हाउस होल्ड होता है हर आदमी के ऊपर $5000 का इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये खुद एक नए टैक्सेस की शक्ल में आएंगे। बिल्कुल, देखिए वहां पर अमेरिका की भी अगर बात करें तो वहां भी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। और इसी की वजह से न सिर्फ वहां की आवाम परेशान है और उनके खिलाफ है, उनके खुद की पार्टी के लोग भी उनकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु सिंह जी, ऐसे में क्या हालात अमेरिका में बन सकते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि वहां पर भी जो लोग हैं वो ट्रंप से परेशान ही है। भले ही ट्रंप कितने ही बड़े दावे कर लें कि हमने बहुत बेहतर किया है और आने वाले दिनों में अमेरिका को और हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ ना उनकी अपनी पार्टी के लोग खुश हैं ना वहां की आवाम। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जब आपको इस तरह से दिखे कि 4 आपके सदस्य जो हैं पार्टी के टूट के डेमोक्रेटिक के साथ में मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर इस तरह की दरार दिख रही है कि जो लोग आपके साथ में आपकी छतरी के नीचे एकजुट होकर खड़े होने चाहिए थे वो अब उस अम्ब्रेला को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए, ईरान की तरफ से भी जो बार बार बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम बहुत क्लियर हैं, हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हम शांति के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर आपने 7 अप्रैल से वहां पर शांति कहा है कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं और शांति हो गई है, तो आपके बेड़े हॉर्मुज को रोककर क्यों खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत साफ है कि अमेरिका इस जंग को नहीं जीत रहा है। और कुछ समय पहले जब वो चीन की यात्रा पे भी गए थे तो चीन में भी जिस तरीके से उनके साथ में बहुत ही स्ट्रिक्टली डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, कोई अनावश्यक वार्मथ नहीं दिखाई है चाइना ने, ना ही कोई बहुत बड़े समझौते ये लेके आए हैं, तो जो इनका वर्चस्व है वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जहां तक महंगाई की बात है तो अमेरिका हमारी तरह ऐसा देश नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो या जहां पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज हो। वहां पर लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंसेस को लेके जिस तरह से भारत में सुरक्षा होती है वैसे नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और महंगाई जो बड़ी है और जिस तरह से वहां पे गैस के दाम बढ़े हैं उससे हर एक चीज महंगी हुई है। और हर चीज महंगी होने का मतलब है कि जो एक आम अमेरिकी नागरिक है जिसको इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्यों इसका खामियाजा बढ़े? क्योंकि पहले भी आपने जब टैरिफ लगाए थे तो चीजें महंगी हुई थी, अब आपने वॉर शुरू कर दिया। वॉर शुरू होने के बाद में अब ये अता पता नहीं है कि वॉर कब खत्म होगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका एंड गोल क्या है, आपका एंड प्लान क्या है, आपका एग्जिट प्लान क्या है। वो जब तक आप नहीं देंगे तो ये दरारें जो हैं, देखिए इस समय दरार कम है लेकिन हो सकता है आगे ये दरार बढ़ जाए
और तब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। जी जाहिरा। बिल्कुल, मिड टर्म इलेक्शन में इसका खासा असर हमें देखने को मिल सकता है। प्रोफेसर करूरी सिंह जी, जब ये जंग शुरू हुई तो ये नहीं माना जा सकता सिर्फ अमेरिका या ईरान इससे मुतासिर है, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और खासतौर से खलीजी ममालिक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तबाही का मंजर हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है इस जंग के बाद। अब 81 दिन हो गए, हालांकि सीज फायर चल रहा है, मगर अभी तक भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, किस तरीके से इसे हम समझें? देखिए जाहिरा, जब सदर ट्रंप साहब जब अमेरिका के सदर बने पिछले साल, तब वो एक उस्मानी ख्वाब लेके आए थे, और वो ख्वाब ये था कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके दो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए। एक उन्होंने कहा कि मैं तिजारत को इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और दूसरा इमिग्रेशन को। और उसके लिए उन्होंने पिछले साल ये भी कहा कि मैंने 8-9 जंग थे उनको रुकवा दिया है, मैंने अमन को इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इस साल के शुरू होते ही वो ईरान के साथ जिस तरह से जंग में उलझे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन्हीं के जो फलसफा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ग्लोबल लेवल पे ये चाहते थे कि अमेरिका का डोमिनेशन हो, अमेरिका को सब सदर माने। वो केवल अमेरिका का नहीं, दुनिया का सदर बनने का ख्वाब भी शायद देख रहे होंगे। और अब जो ईरान में उन्होंने किया कि वो ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि वो एक अबू जहल का कुआं बन गया। अब उससे वो निकलना चाहते हैं, और निकलने का उनके सामने रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया के मुमालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो हार्डशिप्स हैं, हमारी जो तिजारत का संकट है, मैशत का संकट है, या सरमाएदारी का संकट है, उसके लिए केवल और केवल अमेरिका जिम्मेदार है। तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई है। वहां घरेलू लेवल पे उन्होंने बहुत से हुक्मनामे निकाले, लेकिन ज्यादातर वहां के जो हुक्मनामे हैं उनको वहां के अमेरिकन ईरान के अगेंस्ट में डिक्लेयर कर दिया वहां के मुंसिफ ने। तो ऐसे हालत में वहां भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वहां का 2/3 आवाम है आज ट्रंप साहब के अगेंस्ट में है। ट्रंप साहब की घरेलू नीति है, वहां के हार्डशिप्स हैं, उसको लेके भी, और जो ईरान में यहाँ मिडिल ईस्ट में जो जंग शुरू किया है उन्होंने, उसको लेके भी अगेंस्ट में है। और ये डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल को हम जो ऑफेंसिव वेपन्स दे रहे हैं उनको रोकना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार कांग्रेस में ये भी मुद्दा आए, जो कि 2024 में आया भी था, लेकिन उस समय इजराइल को वेपन्स देने के लिए 79 सीनेटर्स ने समर्थन किया था। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सीनेट पूरा ये कह रहा है कि इजराइल को जो ऑफेंसिव वेपन है वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि गाजा को लेके जिस तरह का जेनोसाइड है लेबनान में है, और ईरान के मामले में अमेरिका को जिस तरह से उस दलदल में फंसा दिया है, इस अबू जहल के कुएं से अब ट्रंप साहब निकलने का एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है जिया उनको। बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा है, और कहा जा सकता है कि वो अपने आप को और ज्यादा दिखाने की वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राजन कोचर जो हम देखते हैं कि आए दिन उनके जो बयान सामने आते हैं, जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कि कहीं ना कहीं कोई ये ना समझे कि वो किसी भी तरीके से कम फिलहाल नजर आ रहे हैं ईरान के सामने। देखिए ज़रा जी, ट्रंप की स्ट्रैटेजी शुरू से यही रही है कि एक बहुत ही अग्रेसिव एक स्टांस वो लेते हैं, और उनकी स्टेटमेंट्स आप देखते हैं ट्रुथ सोशल पे रोज उसी प्रकार की होती हैं। तो वो कोई चेंज ट्रंप की स्ट्रैटेजी में नहीं रहा है। वो एक प्रोजेक्शनिस्ट है और अपने वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते हैं कि वो लड़ाई वो जीत रहे हैं, और किसी भी हालत में वो इस लड़ाई को हारने रहे। और ये भी बताते हैं कि जो इसको ईरान का जिस टाइप से नुकसान हुआ है मिसाइल्स का और लॉन्चर्स का और उनके नेवी का और बाकी मिलिट्री जो उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स वगैरह, तो अब सिचुएशन इसको ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल की आ गई है, क्योंकि विद इन द रिपब्लिकन पार्टी 3 फैक्शंस हैं। पहला जो फैक्शन है वो आपका बेसिकली मागा वाला फैक्शन है, जो ट्रंप को सपोर्ट करता है इन सारी एक्टिविटीज में। दूसरा है एक आपका इंस्टीट्यूशनल, आपका इस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्शन, जो आपका एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फैक्शन है, जो इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें सेनेटर्स
जैसे जॉन कॉर्लिन है, सुजन कॉलिंस है, तो इस टाइप के सेनेटर्स हैं जो इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो फैक्शन है इस विद इन आपका रिपब्लिकन पार्टी, वो आपका यंग लोगों का है, और वो चाहते हैं कि वो छोटा फैक्शन है बट इन्फ्लुएंशियल फैक्शन है, वो नहीं चाहते ये लड़ाई। तो आप इसको समझ सकते हैं कि विद इन द रिपब्लिकन पार्टी एक फ्रैक्चर ऑलरेडी हो चुका है। और इसको मेरा इसका असेसमेंट ये है कि ट्रंप इस लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और ये जो ऑपोजिशन आ रहा है इनका, अंदर से जो ऑपोजिशन आ रहा है, लोगों के बीच में भी ऑपोजिशन आ रहा है, मुझे लगता है ये लड़ाई जल्दी ही इसका अंत होगा। और आपका एग्रीमेंट हो ना हो, आई थिंक एक एडवाइस ट्रम्प को दी जा रही है कि आप यहां से एग्जिट कीजिए, और आपका जो एग्रीमेंट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको उसको यहां से एग्जिट करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और देखिए तभी हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप की तरफ से इस तरीके से चीज़ें लगातार जारी रहेंगी तो इससे पूरी दुनिया पर खासा बुरा असर हमें देखने को मिलेगा। मुश्तबा जैदी जी, अब ये जो ईरान जंग है, ना सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि ट्रंप के लिए ये एक अंदरूनी सियासी मुसीबत भी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और बात देखिए इसमें यह भी है कि ईरान और अमेरिका की जंग में जिसको नकारा जा रहा है वो खुद इजराइल है। इजराइल जो है एक मेन जो ट्रबल मेकर हम जिसे कह सकते हैं, कि वहां पे उन्हीं की वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, उन्हीं की वजह से जो है पूरी वेस्ट एशिया या वर्ल्ड जो है इस जो है जंग का शिकार हो रही है। आप जो है सीज फायर होता है अमेरिका और ईरान के बीच में, मगर हम जब इजराइल को देखते हैं तो उनको खुली छूट दी जा रही है। 2500 से ज्यादा जो है वायलेशंस उन्होंने जो है 20-22 दिन में उन्होंने कर लिए हैं। तो बताना यह है कि आप जब तक इजराइल को अलग थलग नहीं करेंगे, अमेरिका अपनी अगर जो उनका जो नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जब तक इजराइल को जो है एक कल्प्रिट नहीं खड़ा करेंगे, वो जो है मामला सुलझने वाला नहीं है। और इसमें जो है क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए हो या किसी और जो है एग्रीमेंट के जरिए हो, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है, मगर इजराइल जो मेन ट्रबल मेकर होकर जो है वेस्ट बैंक में जो है उन्होंने खत्म गारतगिरी की है। अभी गाजा की बात कोई नहीं कर रहा है। गाजा में जो 2.5 साल या और 2.25 साल हो गए हैं, कम से कम 10 लाख लोगों के जो है मरने की जो है खबरें आ रही है। तो बताना यह है कि इजराइल इज द मेन ट्रबल मेकर, और इसमें जब तक उसको अलग नहीं करेंगे मामला नहीं सुलझेगा। और उनकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को फंसा रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल। हिमांशु सिंह जी, जैसे कि हम देख रहे हैं फिलहाल अभी तो 4 सीनेटर ही अपने बगावती सुर दिखाते हुए यहाँ पे दिखाई दिए उनकी पार्टी से, लेकिन अगर ट्रंप अपने इन्हीं नीतियों पर बरकरार रहे तो और भी ज्यादा बड़े लेवल पर लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए अभी तक इस युद्ध में लगभग 3,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 256 के करीब बच्चे हैं। देखिए युद्ध का एक गरिमा होती है जिसमें आप एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करते, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करते हैं, आपको जो सिविलियन पब्लिक है स्पेशली बच्चे और औरतें उन पे हमला नहीं करना होता है। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो 9 घंटे में 1200 बॉम्बिंग की गई और कारपेट बॉम्बिंग की गई ईरान पे, जिसपे आयतुल्ला खमैनी साहब शहीद हुए थे। और देखिए कारपेट बॉम्बिंग का मतलब है कि आपने घास के बराबर जमीन भी वहां पर नहीं छोड़ी थी कि जहां बॉम्ब ना गिरा हो। तो जब आप इस तरह की बॉम्बिंग करते हैं और जिसमें बच्चे खत्म होते हैं, और एक इस चीज को ईरान ने बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया कि वो जहां पे भी जाते हैं मीनाव 168 वाला जहाज लेके जाते हैं। जी। तो एक जो नरेटिव वॉर है, उस नरेटिव वॉर में भी ईरान बहुत आगे निकल चुका है। और देखिए लोगों की सहानुभूति आम नागरिकों के साथ में होती है। देखिए लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता में चले जाते हैं, लेकिन जो दोस्तियां होती हैं वो आम आवाम के बीच की होती है। और आम आवाम जब इस समय अगर हम देखें तो ईरान के साथ में पूरे विश्व की आवाम की सहानुभूति है, उनको उनके साथ में हमदर्दी है, और वो नहीं चाहते हैं कि एक आम ईरान का नागरिक है वो किसी तरीके से हताहत हो। दूसरी बात जो इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है। तीसरी बात, इस पर्टिकुलर वॉर से ट्रंप की जो मीडिया कंपनी है उसको बहुत फायदा हो रहा है, ट्रंप की फैमिली को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है और इस चीज को लेकर भी अमेरिकी संसद में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर किसी भी चीज को लेकर ये चीजें खुल जाती हैं, क्योंकि सबका पहले कहना था कि एप्स्टीन फाइल को लेकर ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू की है।
अब कोई एप्सिन फाइल के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रोज बेपर्दा हो रहे हैं। तो आम आवाम पूछेगी, और आम आवाम अगर पूछती है तो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वहां के जो चुने हुए सांसद हैं उनको ये जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा कि वो क्यों इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके एंड गोल क्या है। एंड गोल अमेरिका के लिए है यूरेनियम, जो ईरान किसी सूरत में देगा नहीं। और जो अभी कल भी जो एक बयान आया है वहां के ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हम झुकेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह बयान दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, लेकिन शाम तक वो बयान बदल के कह दिया गया था कि 3 कंट्रीज, कतर वगैरह ने हमसे रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम वॉर नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप जिस तरीके से बार बार अपनी बातों को पलट रहे हैं, अविश्वास आ रहा है, तो मुझे लगता है ये दरारें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी जायरा। और इसका क्योंकि इम्प्लीकेशन पूरे विश्व पे हो रहा है, तो विश्व भी मुझे लगता है कि अब इस समय अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे तो फिलहाल यही लगता है। प्रोफेसर करूरी सिंह जी, अगर हम वॉर पावर एक्ट की बात करें तो 60 दिन से ज्यादा जंग के लिए आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी, किसी भी यूएस सदर को। लेकिन अब 81 दिन हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो अटैक्स हैं वो भी जारी हैं, खिलाफ वर्जी थोड़ी बहुत हम देखते ही रहते हैं आए दिन जिस तरह से हो रही है ईरान में। तो इसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अपने इख्तियारात की क्या खिलाफ वर्जी यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि ईरान पहल करे या फिर उनकी बातों को मान ले? देखिए जाहिरा, जो 60 डेज का कंडीशन है, उस समय वहां के जो वार मिनिस्टर हैं पेटे हेग्स, उन्होंने वहां सीनेट कमेटी, कांग्रेसनल कमेटी को अपना प्रेजेंटेशन दिया, और उन्होंने जब अपने टेस्टिमनी में ये कहा कि अभी कोई वार है नहीं ईरान के साथ, हमारा सीज फायर चल रहा है, वार रुक गया है, इसलिए 60 डेज की वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। जी। तो वार है नहीं, तो अभी भी अमेरिका वार नहीं मान रहा, वार डिक्लेयर नहीं कर रखा है उस रूप में। तो वार अगर डिक्लेयर होता तो 60 डेज की वो अप्लाई होती। तो अब देखिए स्थिति ये बन रही है कि ट्रंप के अगेंस्ट में जो अमेरिकन आवाम जिस तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है और जिस तरह का अगेंस्ट में हो रहा है, उसका ट्रंप को ये लग रहा है कि जो नवंबर में इलेक्शन होने हैं, उनके बाद अगर वो इलेक्शन में उनकी पार्टी नहीं जीतती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो फिर ट्रंप एक तरह के अगले 2 साल तक एक लेमडक प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे अगर वो हार जाती है उनकी पार्टी। तो अब ट्रंप साहब के सामने यह है कि एक विक्ट्री का कोई प्रिटेक्स्ट बने जिससे वो ईरान से निकले। और अरब ममालिक हैं, उन्होंने अमेरिका को स्पेस इसलिए दिया था कि अमेरिका आएगा तो यहाँ अमन चैन स्टेब्लिश होगा। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए, ऑयल इंटरेस्ट के लिए गया था, लेकिन जिस तरह का हालात वहां बना है अरब ममालिक में, अब वो बड़े परेशान हैं। तो अब इजराइल और अमेरिका की रणनीति यह है कि अरब ममालिक हैं वो 40 दिन में तो ईरान से नहीं लड़े, लेकिन अब उनसे किसी न किसी रूप में लड़ाया जाए। और इसीलिए यूएई को ट्रंप ने कहा कि आप ईरान के उस आइलैंड पे कब्जा कर लो। और एक दूसरा जो कहा कि यूएई के जो न्यूक्लियर साइट है उस पे ड्रोन से ईरान ने हमला किया। ईरान कह रहे हमला हमने किया ही नहीं। और अगर ज्योग्राफिकली देखें तो जगह उनका न्यूक्लियर प्लांट है वो ईरान की साइड में नहीं है, वो अपोजिट साइड में है। तो उधर ईरान का बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर एक राय कायम नहीं हो पा रही है और इसी वजह से बातचीत भी नहीं हो पाती है। राजन कोचर जी, अब किस तरीके से हम चीजें आने वाले दिनों में देख सकते हैं, क्योंकि हालात बेहतर होने की जगह और ज्यादा बिगड़ते हुए दिन ब दिन दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कुछ ग्राउंड रियलिटीज को आपको देखना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे हम इसको ईरान को हमेशा एक क्लीन चिट दे रहे हैं, वो भी गलत बात है। बिकॉज जिस तरीके से वो अपनी तंजीमें चलाते हैं, प्रॉक्सीज को चलाते हैं, और आपका हमास हो गया और आपका हिजबुल्लाह हो गया और हौथीज हो गए, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा, कोई भी नहीं चाहता, आप अगर गल्फ कंट्रीज को भी देख लीजिए, कोई भी गल्फ कंट्री इसको यहाँ पे है नहीं जिसका ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस हो। तो ईरान इसको आईसीसी में भी काफी इसका ऑपोजिशन होता है ईरान का। तो ये एक बैकग्राउंड बहुत जरूरी है व्यूज को भी एक्चुअली समझना जब अमेरिका और इसको ईरान की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आगे हम क्या देखते हैं, इसका हम एक एंड स्टेट, बिकॉज वो एंड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मुझे ये लगता है कि एंड स्टेट फिलहाल जो
आपका इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ है और जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हुआ है, जब तक वो इसको न्यूक्लियर वगैरह इसको बाद की बात है, वो बाद में डिस्कशन होगा उसका, बिकॉज अभी वो चीज की अहमियत नहीं रखती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो ग्लोबल कंट्रीज भी देख रही है और आपकी जीसीसी कंट्रीज भी चाहती है कि ये ब्लॉकेड निकले, और इसको मुझे लगता है कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं निकलेगा, आप इसको यहाँ पे स्थिति बिल्कुल इसको ऐसी की वैसी आप इसको देखेंगे, इसमें आपको चेंज नहीं दिखेगा, और वर्ल्ड की एनर्जी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ने वाला है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जिस तरह से हम चीजें देख रहे हैं, और इसका असर धीरे धीरे अब दिखना शुरू भी हो गया है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।